नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 में काम आने वाले सभी सूत्र। और इसमें जो पहली प्रश्नावली है वो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। और इनमें सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी जरूरी है, तो पहले संख्याओं के बारे में देखते हैं। तो पहली संख्या है प्राकृत संख्या, यानी जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं और जिसे n से डिनोट किया जाता है। तो वह संख्या जो 1 से अनंत तक हो। दूसरी जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या, यानी जिसको हम वोल नंबर या जिसको हम W से डिनोट करते हैं। तो इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर के साथ साथ एक जीरो भी शामिल हो जाता है। तो ये होती है 0 से लेकर इनफाइनाइट यानी अनंत तक। इससे अगली जो संख्या है वो है पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंटीजर नंबर बोलते हैं और जिसको Z से डिनोट किया जाता है, क्योंकि इसको जेहलिन भी कहते हैं, तो Z से डिनोट करते हैं। और यह संख्या ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर और जीरो भी शामिल होता है, यानी सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और इसमें जीरो भी शामिल होता है। परिमेय संख्या जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं और जिसको Q से डिनोट करते हैं, तो वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 है और P व Q दोनों पूर्णांक है। ये ध्यान रखना है, P व Q दोनों पूर्णांक हो सकते हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर या जीरो हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है Q का मान जीरो नहीं होगा। और परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यदि अशांत है तो अशांत के साथ साथ आवर्ती होता है। और परिमेय संख्याओं में P व Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो सदैव 1 होता है। इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होता है। और अपरिमेय संख्या जिसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसको QC या Q डैश से डिनोट करते हैं। QC का मतलब होता है Q कॉम्प्लीमेंट, यानी Q का पूरक, यानी परिमेय संख्याओं की पूरक होती है अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। और अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद आती है इस प्रश्नावली का जो नाम दे रखा है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर जिसको हम R से डिनोट करते हैं, तो जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है वो सभी इसमें शामिल होती है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो कुल योग होता है उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद इस प्रश्नावली में प्रमेय दे रखी है 1.1, जिसका नाम है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये है कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और इसके बाद इस प्रश्नावली में जो LCM और HCF ज्ञात करते हैं, और LCM और HCF और जो दी गई संख्या है उनके बीच एक संबंध का सूत्र है, वो अपने को याद रखना है। तो LCM और HCF का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। इसके बाद दूसरी प्रश्नावली जो है वो है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। और बहुपद में अपने को पहले इनकी परिभाषाएं याद होना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। तो दो घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसके बाद है ट्राइड पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद। तो तीन घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसके बाद है बहुपद के शून्यांक यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो वह मान जो किसी भी बहुपद के मान को शून्य कर दे बहुपद का शून्यांक कहलाता है। यानी ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर उस बहुपद का जो मान है वो शून्य हो जाए तो उसे बहुपद का शून्यांक कहते हैं। शून्यांकों का जो योगफल होता है, तो मान लो कोई दो शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो उन दोनों का जो योगफल होता है वो -b/a के बराबर होता है, यानी -x के गुणांक बट्टे x² के गुणांक के बराबर होता है। और फिर शून्यांकों का गुणनफल के बीच एक संबंध है, अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी अचर पद अपॉन x² का गुणांक अचर पद बट्टे x² के गुणांक के बराबर होता है। और इसमें एक याद रखना है अपने को, मानक द्विघात बहुपद
जिसका जो समीकरण है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ ध्यान रखना है a का मान यहाँ 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो गया तो ये पद पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, ये रैखिक बहुपद बन जाएगा। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र है, जब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है सीधा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x और प्लस अल्फा गुणा बीटा। इसके बाद अगली जो प्रश्नावली है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरी प्रश्नावली, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का जो मानक रूप है उसमें दो समीकरणें होती है। तो पहले समीकरण में जो x और y का गुणांक होता है और अचर पद होता है उसको a1, b1 और c1, यानी जो समीकरण होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे जो समीकरण होती है उसमें वो होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इनके जो शून्यांक जो गुणांक है इनके तुलना करनी है, तो अनुपातों की तुलना करते हैं इसमें। तो पहले समीकरण से a1 और दूसरे समीकरण से a2 और फिर पहले समीकरण से b1 और दूसरे समीकरण से b2, इनका मान निकालते हैं। तो इनका जो मान है वो अगर बराबर नहीं आ रहा तो इस कंडीशन में बनती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और हल अगर देखें तो इसको हम संगत हल कहते हैं। और इसके जो बीजगणितीय निरूपण के रूप में जब देखेंगे ना तो वो आता है केवल एक ही हल आता है इसका, और वो अद्वितीय होता है, यानी दो मान आते हैं और दोनों मान एक ही जैसे होते हैं। और जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में बनेगी समपाती रेखाएं, और इस कंडीशन में जो हल होगा उसको कहेंगे आश्रित संगत हल। और इस कंडीशन में जो बीजगणितीय निरूपण देखेंगे तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं, यानी इसके हल लगातार आते ही रहते हैं, क्योंकि समपाती रेखाएं एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा स्थित होती है। और जो तीसरा अनुपात है वो है a1/a2 बराबर b1/b2, और फिर है नॉट इक्वल c1/c2, यानी a1/a2 b1/b2 का मान तो बराबर है लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं है। तो इसको याद कैसे रखोगे, देखो इसके नाम में दे रखा है समान और अंतर, तो यहाँ पर भी देखो समान भी है और अंतर भी है, तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, समान भी है और अंतर भी है, तो समांतर रेखाएं। और इस कंडीशन में जो हल होता है वो होता है असंगत हल। और बीजगणितीय निरूपण देखें तो इसका कोई हल नहीं होता इस कंडीशन में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को ज्ञात करने की जो विधियां होती है वो चार विधियां होती है, ग्राफ्य विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इस बार सिलेबस से ये वज्र गुणन विधि हटा दी गई है, ये तीन विधि है, तो ये तीनों विधियां आपको याद रखनी है। इसके बाद द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी a का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि a का मान 0 हो गया तो ये वाला पद 0 हो जाता है और फिर ये रैखिक बहुपद बन जाएगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियाँ होती है वो तीन विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इस बार पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सिलेबस में नहीं है, वो हटा दी गई है। तो आगे जो है वो है द्विघाती सूत्र, यानी श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं इसे हम। तो ये होता है -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। और द्विघाती समीकरणों के जो मूल ज्ञात करने का जो तरीका है वो है b² - 4ac का मान ज्ञात किया जाता है, और b² - 4ac को हम विव्यक्ति कर भी कह सकते हैं। तो जब b² - 4ac का मान ग्रेटर 0 हो, यानी b² - 4ac का मान जो है वो 0 से बड़ा हो, तो इस कंडीशन में दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल आएंगे। और जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो तो इस कंडीशन में दो वास्तविक और बराबर मूल आएंगे। और जब b² - 4ac का मान लेस देन 0 हो, यानी b² - 4ac का मान जब ऋणात्मक हो, 0 से छोटा हो, तो इस कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा। इस कंडीशन में जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे।